mechanism of adsorption, mechanism of adsorption, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एडजॉर्प्शन होता कैसे, नहीं लेक्चर 3 तक आप लोगों को पढ़ा दिए गए। लेक्चर 1 में पढ़ाई एडजॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद लेक्चर 2 में एब्जॉर्प्शन, लेक्चर 3 में एडजॉर्प्शन का टाइप। नहीं, आज पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म का एडजॉर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन होता कैसे, नहीं एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन किस तरह से होता है। एडजॉर्प्शन किस तरह से होता है, कोई चीज को डालते हैं, सुनिएगा, कोई चीज को पानी पर तेल को डालते हैं, तेल को पानी पर डालते हैं, तेल क्यों पानी के ऊपर तैरता है, कोई रीजन होगा ना। झाग जो है, झाग जो बनता है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है, धूलकण हमारे शरीर पर आके क्यों चिपकता है, अंदर क्यों नहीं जाता, रीजन है ना। लिखते हैं बॉडी पे क्यों रहता है, तो उसका रीजन क्या है, वो रीजन हम लोग जानेंगे, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन होता है किस प्रकार से, कैसे एडजॉर्प्शन होता है, इसी को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। नहीं तो इसमें हम लोग थर्मोडायनामिकल कुछ टर्म पढ़ेंगे, जैसे हम आपको बताते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी सब डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल था ना, इंथैल्पी का मतलब होता है हीट, इसको एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, इससे एच। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड पढ़िएगा इंट्रोफी, इसको थोड़ा सा जान लीजिए इंट्रोफी क्या होता है। इंट्रोफी होता है, इंट्रोफी को एस से डिनोट करते हैं। इंट्रोफी किसको बोलते हैं, इंट्रोफी बोलते हैं रैंडमनेस, नहीं डिसऑर्डरनेस, फ्रीडमनेस, नहीं डिसऑर्डर, रैंडमनेस, ठीक है, या फ्रीडमनेस, डिसऑर्डर, रैंडमनेस, ठीक है, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, फ्रीडमनेस, इसी चीज को बोलते हैं एंट्रोपी। मतलब डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी ऑर्डर में, क्रम में, नहीं जैसे ही छुट्टी होगा आप भागिएगा, यहां से निकलिएगा, क्या हो गया, डिसऑर्डर। नहीं मतलब जो स्वतंत्र, डिसऑर्डर, रैंडम, फ्रीडमनेस, इसका मतलब समझिए स्वतंत्र है ना, जो स्वतंत्र होता है अपने आप जाने के लिए। ठीक है, तो उसका एंट्रोपी क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बंधा होता है, उसका एंट्रोपी बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है ना, और गैस का मॉलिक्यूल स्वतंत्र होता है घूमने के लिए, रैंडम होता है घूमने के लिए, गैस का मॉलिक्यूल जहां मन होता है वहां होता है। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा, गैस का। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा, बर्फ में, पानी में और वाष्प में। किसका एंट्रोपी ज्यादा, वाष्प का। क्यों, क्योंकि वाष्प का जो वाष्प जो बनता है, पानी गर्म का जो वाष्प बनता है, तो वाष्प बहुत ज्यादा जहाँ यत्र उत्र घूमता है, नहीं अपने आप, तो वो ज्यादा रैंडम है, तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, मतलब रैंडमनेस को ही एंट्रोपी कहते हैं। जो जितना स्वतंत्र होता है घूमने के लिए, उसका एंट्रोपी उतना ज्यादा होता है। जो जितना स्वतंत्र होता है घूमने के लिए, उनका एंट्रोपी। जैसे अभी आप क्लास से बाहर जाइएगा तो आप जिधर मन होगा उधर जाइएगा, है ना। नाका 5 पे जाने का मन होगा तो नाका 5 पे जाइएगा, रूम पे जाने का मन होगा तो जिधर मन करेगा आपको उधर जाइएगा, तो वहां पर आपका एंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा। क्लासरूम में आपका एंट्रोपी कम है, क्योंकि आपका एक ही काम है, पढ़ना है ना, टीचर की बातों को समझना है। ठीक है, नहीं जब क्लास से बाहर जाते हैं, तो क्लास से बाहर जाते हैं तो आपको जिधर मन होगा वहां पे एंट्रोपी आपका जाता है। एंट्रोपी मतलब सिंपल रैंडमनेस, फ्रीडमनेस और डिसऑर्डरनेस, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिखाइए मुझे डिफिनेशन। ये सब पढ़ा है रैंडमनेस, ऑब्लिक डिसऑर्डरनेस, disorder is called entropy, is called ठीक है, ये हो गया एंट्रोपी। एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है,
एक और वर्ड जान लीजिए थोड़ा सा, आपको आ जाएगा। जी को पढ़ते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, क्या पढ़ते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी। अभी ये सब जरूरत पड़ेगा इसीलिए बता रहा हूं, गिव्स फ्री एनर्जी। एक वर्ड और आपको यूज होता है डेल्टा। डेल का मतलब होता है चेंज। डेल क्या पढ़ते हैं? चेंज। डेल का मतलब क्या? चेंज। कोई दिक्कत? डेल का मतलब चेंज। यदि डेल्टा में एच लगा देंगे क्या पढ़ेंगे इसको? चेंज इन हीट। चेंज इन हीट। डेल में क्या लगा देंगे? एस, तो क्या पढ़ेंगे इसको? चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी। कोई दिक्कत? एंथैल्पी, हीट, एच, एंट्रोपी, रैंडमनेस और फ्रीडमनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। गिव्स, जी का मतलब क्या? गिव्स फ्री। सबको नोट कर देते हैं। पकड़ गया नहीं, स्टार्ट करो। तो अब हम जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। नहीं सुनिएगा, एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है कि कोई पूछेगा कोई पूछेगा कि बताओ कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे है ना? झाग कैसे सतह पे बनता है, अंदर क्यों नहीं जाता है? नहीं, तेल जब सब पानी पे डालते हैं तो तेल पानी के अंदर क्यों नहीं जाता, ऊपर में क्यों रह जाता है कि इसका रीजन देखिए क्या है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार आप डिस्कस किए होंगे। ये पानी का सतह होगा, ठीक है, ये वाटर का सतह, समझिएगा क्या बता रहे हैं। और यहां पर ये सतह पर का पार्टिकल है, सतह पर, सरफेस पर का पार्टिकल, ठीक है, सरफेस क्या लेगा? ये सरफेस पर का पार्टिकल है, सतह पर। ये जो सतह पर का पार्टिकल है ये तीन तरह से घिरा हुआ है, एक ऊपर से ऐसे, एक इधर से, एक इधर से, नहीं तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना। यहाँ जो सतह पर कण होगा ये तीन तरफ से घिरा हुआ है ना, सतह पर मान लीजिए सतह, यहाँ पर कोई कण तीनों तरफ से घिरा होगा, तीन तरफ मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, है ना। लेकिन इसको बैलेंस होने के लिए चारों तरफ से घिरा होना चाहिए ना। एक जगह इसका खाली है, लेकिन कहाँ? ऊपर वाला जगह खाली है, ये वाला है नहीं, यहाँ वाला खाली। ये बैलेंस है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस, क्योंकि इधर से दो है, इधर से भी दो होना चाहिए ना। इधर से दो है, देखिए एक इधर से दो है, एक नीचे से, एक ऊपर से होना चाहिए ना। अनबैलेंस है कि नहीं? ये क्या है? अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस। अनबैलेंस है तो क्या होगा? जब अनबैलेंस होगा तो वो अनस्टेबल होगा। स्टेबल कब होगा? जब चारों तरफ से बैलेंस होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज हम इधर से दोनों तरफ से दबाए हुए, इधर से दबाया, उधर से नहीं दबाए हुए, अनबैलेंस है ना। हो सकता है उधर कोई भाग जाए, नहीं। तो बैलेंस होने के लिए जैसे ऐसे समझिए, कोई गेंद है गोलाकार चीज, उसको ऐसे गेंद को ऐसे पकड़िए, ऐसे नीचे से, ऊपर का भाग को छोड़ दीजिए तो गेंद वहां अनस्टेबल होगा, ऐसे करिए गिर जाएगा। लेकिन जब गेंद को ऐसे पकड़िए चारों तरफ से, यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस हो गया चारों तरफ से। क्या वही बात है, यहाँ इधर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। एक बार क्योंकि इधर से है, एक इधर से है तो बैलेंस है, लेकिन एक ऊपर से ऐसे है, ऊपर नीचे से है, तो एक ऊपर से होना चाहिए ना। ऊपर से तो है नहीं, तो ऊपर क्या है? ये वाला जगह खाली है ना। तो कोई भी चीज अपने आप को बैलेंस करना चाहेगा नहीं। आप गिरने का कोशिश कर रहे हैं तो क्या करिएगा? गिरने की कोशिश करिए, जब गिर रहे हैं तो आप क्या करिएगा? सही होने की कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं? तो ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस होना चाहेगा, है ना। अनस्टेबल है तो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कब होगा बताइए? ये चाहेगा कि हमको इधर से कोई पार्टिकल आए, ये अपने चाहेगा ये पार्टिकल इधर से तो है, इधर से है, इधर से हम किसी ने कारण मान लीजिए इधर से दबाए, इधर से जैसे मान लीजिए कोई चीज को नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि बाहर निकल जाए, नहीं। तो ये चाहेगा कि हमको इधर से कोई पार्टिकल आए, उसको हम इधर खींचेंगे। ये वाला पार्टिकल हमेशा, है ना, चाहेगा कि कोई पार्टिकल मेरे तरफ आए, नहीं, तब तो ये बैलेंस होगा। ये खुद चाहेगा, मतलब ये खींचने की क्षमता, मतलब ये जो है, ये वाला जो पार्टिकल है
ये इसके पास अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। नहीं, सतह पर कोई चीज, जैसे ही कोई चीज आने की कोशिश करेगा उसको खींचेगा अपनी तरफ। क्यों खींचेगा? क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, है ना। इसी कारण जब हम लोग तेल सबको डालते हैं पानी पर, तेल सबको पानी पर डालते हैं तो क्या होता है, तेल क्या होता है, तैरने लगता है, उसको अंदर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? ये बैलेंस कर लेता है। हमको जरूरत है, आप यहीं पे रहिए, अंदर मत जाइए, है कि नहीं? समझ आ रहा है? इधर ये केवल ये वाला जगह खाली है ना, तो क्या करेगा, सतह पर उसको रोके। क्यों ऐसा सतह पे रोकेगा? बैलेंस, अनबैलेंस है, बैलेंस होने के लिए। मान लो ऑयल पार्टिकल आ गया, यहाँ पे ऑयल पार्टिकल, ये बैलेंस हो जाएगा ना चारों तरफ से होके। इसीलिए ये खुद चाहेगा, ये खींचने का कोशिश करेगा, है ना। अनबैलेंस है तो बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा मतलब अब देखिए कुछ, और आपको पता होगा आने वाला क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट, और जो अंदर जाने से रोकता है उसको एब्जॉर्बेंट। चलिए इसका कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, एब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के दौरान, जब एब्जॉर्प्शन होता है तब क्या होता है, सुनिएगा। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के दौरान जो है सबसे पहली बात, ये सतह पर का कण है, क्या होगा, एब्जॉर्बेंट होगा ना, समझिएगा। सतह पर का कण क्या होगा, एब्जॉर्बेंट। इसमें जो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल है इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, नहीं, क्यों ज्यादा होगा, ये बैलेंस होना चाहिए, है ना। हाई अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे लिखिए, हाई अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स। एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा बोलो, बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा। एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, हाई। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए तभी, ये जो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल है, एब्जॉर्बेंट किसको बोले, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ, इसी को एब्जॉर्बेंट है। इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स का मतलब खींचेगा। जब ये खींचेगा तो सतह पर दो काम करेगा, खींच के या तो अपने सतह पर रख लेगा या उसको बांध लेगा, तो ये काम करेगा। जैसे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़े, एक तो होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, है केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता था, वांडर वाल फोर्स से जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पानी पर लकड़ी का तैरना, तो लकड़ी को जब चाहेंगे तब पानी में से छान लेंगे, नहीं, तो वांडर वाल फोर्स हो गया, कमजोर है ना। जैसे पानी में आप क्या कीजिए, रंग को मिला दीजिए तो रंग और पानी मिल जाएगा, आप रंग को निकालिएगा तो उसमें से निकलेगा नहीं, तो वहां पर कोई ना कोई बॉन्ड बन गया होगा पानी और रंग के बीच, वहां पर केमिकल एब्जॉर्प्शन, नहीं, या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। तो जब एब्जॉर्बेंट पार्टिकल सतह पर आएगा, मान लीजिए यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, तो या तो सतह पर क्या करेगा, दो तरफ जुड़ेगा, या तो वीक वांडर वाल फोर्स से या तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से, नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, एब्जॉर्बेंट पार्टिकल, एक मतलब आने वाला, एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वीक वांडर वाल फोर्स, वीक वांडर वाल फोर्स, हेल्ड मतलब क्या होगा, बंधा हुआ, वीक वांडर वाल फोर्स ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मतलब समझे कि नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉन्ड से बन जाएगा। दो पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट समझिए, देखो यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल है इसके बारे में पढ़ा है, ये क्या करेगा, जब ये खींचेगा सतह पर, एब्जॉर्बेंट पार्टिकल को खींचेगा, मतलब खींचने का मतलब क्या, काम कर रहा है। आप मान लो कोई चीज को खींच रहे हैं अपने तरफ, तो खींच रहे हैं तो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, काम कर रहा है, तो काम करने के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना। यहाँ पर एब्जॉर्बेंट पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, काम कर रहा है, खींच रहा है, सतह पर एब्जॉर्बेंट पार्टिकल को खींच रहा है, तो खींच रहा है तो इसका एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अरे हम काम करेंगे, कोई चीज को खींचेंगे अपनी तरफ, मान लो हम एक बड़ा सा बोल्डर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसे रस्सी के साथ खींचेंगे तो क्या होगा बोलो, मेरा एनर्जी लॉस,
ऐसे पत्थर को देखते रहेंगे तो एनर्जी कहाँ जाएगा, खींचना पड़ेगा, काम करेंगे तो एनर्जी को रिलीज होगा। यहाँ एब्जॉर्बेंट पार्टिकल का क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी निकलेगा, हीट निकलेगा नहीं, यहाँ से क्या होगा बोलो, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज, एनर्जी रिलीज होगा मतलब हीट रिलीज होगा, क्या एक ही चीज है, हीट रिलीज होगा, उसमें बाहर निकलेगा, पसीना बाहर निकलेगा, गर्म कीजिएगा तो पसीना बाहर निकलेगा, नहीं निकलता, पसीना कैसे बनता है, जैसे कोई चीज को काम करता है शरीर से पसीना निकलता है, मतलब शरीर में जो पानी रहता है वाष्पन होता है, तो या एनर्जी निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। एक चीज और जानिए, हीट का बाहर निकलने का प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं, हीट का रिमूवल होना, हीट का क्या होना, रिमूवल, रिमूवल मतलब क्या होता है, हटाना, हीट का रिमूवल होना, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई पूछेगा आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, क्या बताइए, हीट का बाहर निकलना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हीट बाहर निकलेगा ना, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, चौथा पॉइंट, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ पर डेल्टा एच, जो डेल एच होगा, डेल एच ऑफ एब्जॉर्प्शन, एडी का मतलब एब्जॉर्प्शन, डेल एच ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकल रहा है, तो ऑलरेडी बाहर निकल रहा है तो डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन 0, नहीं निकल रहा है, लेस देन 0 कमेगा नहीं, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा बोलो, लेस देन 0, इसको याद रखना है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच लेस देन 0, ये पहला पॉइंट है, तो नोट करिए, ये एक बार और समझ लीजिए, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल क्या करेगा, उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा सतह पर, नहीं वो चाहेगा कि है ना, वो चाहेगा खींचने का कोशिश करेगा, बैलेंस करने के लिए खींचेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्बेंट पार्टिकल हेड बाय वीक वान डेर वाल्स फोर्स, जो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल होगा इसमें या तो वीक वान डेर वाल्स फोर्स जुड़ा होगा या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से, सतह पर आएगा तो काम हो, दो चीज हो सकता है, या तो वो वीक वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ेगा या तो एनर्जी को रिलीज करेगा, क्या बोले, जब खींचेगा एनर्जी, और कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, अब हम लोग थोड़ा एंट्रोपी के डिटेल में जानेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जान लिए और एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा, इसको थोड़ा समझिए, एंट्रोपी है ना, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट एंट्रोपी, इसको थोड़ा देखिए, एंट्रोपी क्या होगा, नहीं सुनिए पहले, एंट्रोपी होगा क्या, एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी आपको डिक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन का, कैसे, एब्जॉर्प्शन से डिक्रीज कैसे करेगा, सुनिए बताते हैं। एब्जॉर्बेंट पार्टिकल जो सतह पर का कण है वो तो अनबैलेंस है, वो क्या करेगा, बैलेंस होने के लिए एब्जॉर्बेंट पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, जब कोई चीज को हम खींचेंगे तो क्या वो स्वतंत्र होगा, नहीं, मान लो कोई चीज अपनी तरफ खींच रहे तो वो स्वतंत्र होगा क्या, नहीं समझ, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, इधर हम पढ़ा रहे हैं, आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं, आप और हम दोनों आदमी बंधे हुए हैं बॉन्ड से, है ना, आप अभी स्वतंत्र नहीं है, जब छुट्टी हो जाएगी तब जो है आप जो है क्लास से निकलिएगा तो वहां पे आप स्वतंत्र है। एब्जॉर्ब, सतह पर का जो कण एब्जॉर्बेंट पार्टिकल है वो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या वो स्वतंत्र है क्या, उसका एंट्रोपी क्या होगा बताओ, घट जाएगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एंट्रोपी घटेगा बढ़ेगा, एंट्रोपी किसको बोलते हैं, रैंडमनेस, फ्रीडमनेस और डिसऑर्डरनेस, वो तो खींच रहा है सतह पे, वो थोड़ी भी फ्री है कि नहीं, एंट्रोपी क्या होगा बोलो, डिक्रीज करेगा। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे फिर मार के लिखेंगे, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन के दौरान जो है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन है ना, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स ऑफ
ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा होता है। नहीं, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन particles of adsorbent are collect at surface of adsorbent। surface of क्या? सॉरी गलती लिखी है। during adsorption particles of adsorbent are collect at surface of adsorbent through which का मतलब होता है जिससे। through which का मतलब जिससे मीनिंग सबको ध्यान रखेगा। नहीं, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर कलेक्ट, जमा होगा कहां पर? सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। नहीं, जिससे जो है थ्रू विच एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का जो एंट्रोपी होगा वो क्या हो जाएगा ब्रो? इज डिक्रीज्ड। क्या कर जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटना। मतलब डेल्टा एस एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डेल्टा एस मतलब डेल मतलब क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्योंकि शुरू में ज्यादा होगा, जब खींचेगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा। खिंचाएगा तो कम होगा। और चेंज क्या होता है? फाइनल इनिशियल। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है। कम में से ज्यादा जाएगा तो हमेशा लेस देन 0। एंट्रोपी आपका लेस देन 0। चलिए एक और पॉइंट है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यह अपने आप होने वाली घटना है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होने वाली घटना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, अपने आप होने वाली घटना है। स्पॉन्टेनियस होता है ना। और जहां पर स्पॉन्टेनियस होता है वहां पर गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो 0 होता है, लेस देन 0 होता है। कितना कैसे होता है? डेल्टा जी एडजॉर्प्शन लेस देन 0। एडी मतलब एडजॉर्प्शन। ये लेस देन 0 कैसे होता है इसको हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0। डेल्टा जी लेस देन, ये कैसे होता है हम आपको प्रूव कर देते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर कलेक्ट एट सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। होता है ना, जब एडजॉर्प्शन होता है एडजॉर्बेंट पार्टिकल कहां पे जमा होता है? एडजॉर्बेंट पार्टिकल के सतह पे, है ना। जिससे क्या होता है? एंट्रोपी डिक्रीज कर जाता है। ये हो गया। इसको हम सिद्ध कर देते हैं। ये कैसे लेस देन 0 होता है, इसको नोट कीजिए फास्ट में। इतना ही लिखिए, इतना ही। ठीक है बेटा? यस। तो फास्ट में देखो, ठीक है। यहाँ ओके, ये कैसे लेस देन 0 होता है बताते हैं। एक फार्मूला आपको हम बताएंगे, डेल्टा जी बराबर, आगे हम बताएंगे, इसे थर्मोडायनामिक्स बताया गया है। डेल्टा जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ये फार्मूला होता है। ठीक है, डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पर दो चीज पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं डेल एच जो है गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच आपको लेस देन 0। 0 से छोटा क्या जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। हैं? उसके बाद देखिए डेल्टा एस अभी तुरंत पढ़े, डेल्टा एस भी क्या है? लेस देन 0। ये भी क्या जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस लेस देन 0, तो दोनों लेस देन 0 है। पढ़े ना, एंथैल्पी लेस देन 0, एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी लेस देन 0। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अब हम क्या करते हैं? दोनों का मान जो है यहाँ पुट करते हैं इस फार्मूला में। डेल जी बराबर, है ना, तो डेल्टा एच किस में जाएगा? नेगेटिव में। डेल एच माइनस, पहले से माइनस है, डेल्टा एस क्या क्या है? नेगेटिव, माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं।
डेल्टा जी बराबर माइनस डेल एच, माइनस माइनस क्या होगा प्लस टी डेल एच। अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर डेल्टा जी निगेटिव में जा रहा है निगेटिव में, ये माइनस में कब होगा यहाँ पर, जब इसका मान जाएगा इसका मान कम होगा तब तो ये माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा एच जो है मैग्नीट्यूड है ना, ये ज्यादा होगा किससे, टी डेल एच से, इसका मान इससे ज्यादा होगा तब तो ये नेगेटिव आएगा। मान लीजिए इसका मान -7 है, इसका +5 है, तब ना -7 में से 5 गया तो -2 आएगा। माइनस में कब आएगा, हमेशा इसका मान ज्यादा नहीं, तो ये हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो जब ये जब मान लीजिए -7 है, ये मान लीजिए सपोज दैट 5 लिए टी डेल एस, तो सब में 5 के क्या आ गया -2, ये डेल्टा जी भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस में डेल्टा जी माइनस में आ रहा है तो माइनस जीरो छोटा होता है ना, इसी कारण हम लिखे हैं डेल्टा सो, इसीलिए डेल्टा जी क्या होगा लेस देन, जब डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, तो डेल्टा जी ऑलरेडी क्या होगा लेस देन एब्जॉर्ब। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? अब देखो कभी न कभी तो बराबर होगा, ये लॉ टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक समय क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। यदि इफ डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस, मतलब जो है ये डेल्टा एच इसके बराबर हो जाए, मान लो यहाँ -7 लेंगे यहाँ +7 लेंगे, बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर होगा तो डेल्टा जी का मान क्या होगा 0। मान लो ये -7 है ये +7 है, बराबर है, यहाँ पे -7 मान लो डेल्टा एच का मान भी 7 है, इसका भी 7 है, यहाँ 7 रखेंगे -7 हो जाएगा, यहाँ 7 रखेंगे +7 हो जाएगा, -7 +7 क्या हो गया 0। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो डेल्टा जी का मान क्या होगा 0 नहीं। तो जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इन इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इन इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए, डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं गिवन दिया हुआ डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, ये डेल्टा एच लेस देन 0 मतलब माइनस में जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में कब होगा, जब इसका मान इससे ज्यादा होगा तब तो माइनस में होगा, मतलब डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन होगा टी डेल एच। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा लेस देन 0, और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0 होगा, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेक्चर 4 अगला क्लास में